हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक फैमिली फोटो क्लिक करवा रही होती है। फोटोग्राफर टैंक से पूछता है, ये आप लोगों की फर्स्ट फैमिली फोटो है, तो तुम्हारा हस्बैंड साथ में क्यों नहीं आया? टैंक का छोटा बेटा बोलता है, वो कार्ड्स खेलने के लिए गए हैं। वो अपने बेटे को चुप रहने के लिए बोल देती है और फोटोग्राफर को बताती है, मेरा हस्बैंड ना किसी काम से बाहर गया हुआ है। इसके बाद ये लोग फोटो क्लिक करवाने के बाद घर पर आ जाते हैं। टैंक के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटे और एक बेटी होती है। वो अपनी फैमिली को खाना सर्व कर रही होती है। तभी अचानक से उसे खांसी आने लग जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। उसका छोटा बेटा उनकी फैमिली फोटो स्टूडियो से लेकर आता है, जिसकी 2 कॉपीज होती है। एक फोटो वो अपने बच्चों को देखने के लिए देती है और एक को वो खुद ही देख रही होती है। तभी उसका हस्बैंड चैन वहाँ पर आकर अपने घर में पैसे ढूंढने लग जाता है। एक्चुअली में वो एक नंबर का शराबी और गैम्बलर होता है और वो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार चुका होता है। टैंक बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। लेकिन वो तो अपनी वाइफ से पैसों के लिए लड़ने लग जाता है। तीनों बच्चे ये नजारा देखकर रो रहे होते हैं। टैंक बोलती है, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? तुम सब गैम्बलिंग में हार गए हो। कम से कम हमारे बच्चों के बारे में कुछ तो सोच लो। चैंग बोलता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है ना, मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है। वो अपने छोटे बेटे को उठाकर ले जाता है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं इसे बेच दूंगा। टैंग अपने बड़े बेटे को बोलती है, तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, मैं अभी आई तुम्हारे छोटे भाई को लेकर। लेकिन उसका हस्बैंड उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। वो बेचारी वहीं पर गिर जाती है और उसे ब्लड की वोमिट होने लग जाती है और वहीं पर मर जाती है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और हमारी कहानी 2004 से 2024 में पहुंच जाती है। जहाँ टैंक ये सब कुछ एक नाइटमेयर की तरह अपने सपने में देख रही होती है। जब वो उठती है तो देखती है एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन उसके सामने होती है। टैंक बोलती है, मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है? उसके सामने बैठी हुई लड़की बोलती है, मेरा नाम लूसी है। तुम मेरे घर के सामने ना बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें उठा कर लेकर आई हूँ। तुम किसी को ढूंढ रही थी क्या? वो बोलती है, मुझे मेरा बच्चा ना वापस चाहिए, और वो वहाँ से उठकर भागने लग जाती है। लूसी की मेड़ों से बोलने लग जाती है, मैडम आपको थोड़ा ना केयरफुल रहना चाहिए। ये लड़की ना मुझे कौन आर्टिस्ट लग रही है। जैसे ही वो बाहर आकर देखती है तो उसे सारी दुनिया अलग लग रही होती है और बोलती है, ये तो वो जगह ही नहीं है जहाँ पर मैं रहती थी। तभी वहाँ पर एक मेड फोन चला रही होती है। तो भागकर देखने लग जाती है कि उस लड़की के हाथ में अजीब सी चीज क्या है। वो उसे देखने के चक्कर में फोन को नीचे गिरा देती है और फिर उससे पूछती है, शीचेंग विलेज कहाँ पर है? वो मेरे से बताती है, यही एरिया 20 साल पहले एक विलेज था, पर अब इसका नाम चेंज हो गया है। टैंक को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कैसे टाइमलाइन में 20 साल आगे जा सकती हूँ? अभी लूसी पीछे से आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और उसे बोलती है, क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती हो? तभी लूसी का बड़ा भाई लूचेन भी वहाँ पर आ जाता है। वो दूर से खड़े होकर टैंक को देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है, मैडम लूसी आज किसी स्ट्रेंज वुमेन को घर में लेकर आई है और ये लेडी जरूर वही होगी। इसमें ना मुझे आपके डैड चैंग काइको की कोई साजिश लगती है। न्यू प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। लूसेन सोचता है, ये लेडी तो बिल्कुल मेरी मॉम की जैसी लग रही है, जैसे कि वो अपनी यंग एज में दिखती थी। लगता है इस बार मेरे डैड ने काफी अच्छी प्लानिंग की है। टैंक लूसी से पूछने लग जाती है, पहले यहाँ पर ना शीचेंग विलेज था, वहाँ मेरे 3 छोटे बच्चे रहते थे। लूचन उसके पास आकर पूछने लग जाता है, ये लेडी कौन है? लूसी बताती है, भाई आप अब्रोड से कब वापस आए? मुझे ये लेडी घर के सामने बेहोश मिली थी तो मैं इन्हीं घर के अंदर लेकर आ गई। लूचन अपनी बहन को बोलता है, तुम्हें किसी स्ट्रेंजर को ना घर में लेकर नहीं आना चाहिए, ये सेफ नहीं है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, इस लेडी को इसके घर छोड़ आओ। टैंक बोलती है, मेरे पास जाने की कोई भी जगह नहीं है। लूसी बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप हमारे घर में रह सकती हो जब तक आपको अपनी फैमिली नहीं मिल जाती। उसके बाद वो अपने भाई से टैंक को वहीं पर रोकने की परमिशन मांगने लग जाती है। लूचैंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम ना बिल्कुल हमारी मोम की तरह काइंड हार्टेड हो। लूसी तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने ब्रदर को थैंक यू बोलकर टैंक को घर के अंदर लेकर जाती है। लूचैन सोचने लग जाता है, मैं भी देखना चाहता हूँ इस बार मेरे डैड के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने इस लेडी को हमारे घर में क्यों भेजा है। टैंक तो मुड़कर
लूचेन को देखने लग जाती है। क्या ये मेरा बेटा है? लूसी उसे घर के अंदर लाती है और फिर उसे ना पूछती है। टैंग सोचती है मैं फ्यूचर में 20 साल आगे आ गई हूँ तो मुझे अपना रियल नेम नहीं बताना चाहिए। वो उसे अपना नाम शाओ यू बता देती है और लूसी को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हारी काइंडनेस को रिपे करने के लिए यहाँ पर कोई भी काम कर सकती हूँ। मैं ना घर के काम करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। लूसी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो हर काम करने के लिए मेड है। उसके बाद वो उसे हेडमेड से मिलवाती है और बताती है मैं ना अपने स्टूडियो में जा रही हूँ, तुम मेरे गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है पर वो मेड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो टैंक को फ्रॉड समझ रही होती है। वो उसकी इंसल्ट करती है जाओ शावर लेकर कपड़े चेंज कर लो, तुम में से ना बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। तभी हेडमेड के पास कॉल आती है सेकंड यंग मास्टर ने एक क्लब में अपनी सबसे एक्सपेंसिव वाइन को मंगवाया है। तो मेड वहाँ पर टैंक को भेज देती है क्योंकि उसे टैंक ना जरा भी पसंद नहीं आई होती। वो चाहती थी कि इससे कोई गलती हो जाए और सेकंड यंग मास्टर उसे घर से निकाल दे। जब टैंक वहाँ पर वाइन लेकर आ जाती है तो सेकंड यंग मास्टर का एक दोस्त टैंक का मजाक उड़ाने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा सिंपल कपड़े पहने होते हैं और गलती से टैंक के हाथों से वाइन की बोतल भी टूट जाती है। लूमी बोलता है पुअर विलेज कर, तुमने मेरी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन को खराब कर दिया है। तुम्हें पता है वो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है? तुम यहाँ पर नई आई हो ना, तो तुम्हें मेरी वाइन का कंपनसेशन करने के लिए मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। और वो टेबल पर बहुत सारी ड्रिंक के ग्लासेस और कैश रख देता है और बोलता है मैं तुम्हें ना पर ग्लास ड्रिंक करने के लिए 10,000 रूपए कैश दूंगा और अगर तुमने ये सारी ड्रिंक कर ली ना तो ये सारा कैश तुम्हारा हो जाएगा। टैंक बोलती है मैं एक भी गिलास नहीं पीने वाली क्योंकि मैं पीती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके की लेडी ही नहीं हूँ। लुयन के साथ बैठी हुई लड़की बोलती है एक्टिंग मत करो, तुम लू फैमिली में पैसों के लिए आई हो ना तो ज्यादा शरीफ होने की एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और वो लड़की एक गिलास उठाकर लाती है। लुयन खुश होकर क्लैपिंग करने लग जाता है और बोलता है देखा ये कितना ज्यादा इजी है, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से गिलास उठाओ और ड्रिंक करो। तभी दोस्त पैसे मारकर बोलता है मास्टर ने बोला है ना ड्रिंक करो। टैंक बोलती है यंग मास्टर क्या आपको आपकी मॉम ने तमीज नहीं सिखाई है क्या? मॉम का नाम सुनते ही लुयन को तो गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने बंदे को बोलता है इसे फोर्सफुली ड्रिंक करने को कहो। वो लोग टैंक को बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लू चेन आ जाता है और बोलता है ये सब बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर हमारे अडॉप्टेड डैड को ये सब पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मॉम के जाने के बाद मैं उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ, तो क्या तुम थोड़े दिनों के लिए बार में आना बंद नहीं कर सकते हो? ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लुयन सोचने लग जाता है इस बेकार सी पुअर लड़की के चक्कर में बड़े भाई ने मुझे ही डांट लगा दी है। नेक्स्ट सीन में टैंग घर में सफाई कर रही होती है और वो अपनी पॉकेट से फैमिली फोटो निकालकर देखने लग जाती है और सोच रही होती है मेरे बच्चे कितनी ज्यादा बदल गए हैं। उसके पीछे दो सर्वेंट्स आपस में बातें कर रही होती हैं। सेकंड यंग मास्टर ने इसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की है पर एल्डर मास्टर का असिस्टेंट इसे वापस घर लेकर आ गया। पता नहीं इसका क्या लेना देना है लू फैमिली के साथ। मैंने सुना है कि इसके चक्कर में यंग मास्टर ने सेकंड यंग मास्टर को पनिश भी किया है। वो लोग सोचते हैं यंग मास्टर का टैंक के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। हेड सर्वेंट भी ये सारी बातें सुन लेती है और सोच रही होती है ये अपनी भोली भाली शक्ल से और लोगों को बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं। वो उसे सबक सिखाने के लिए एक रूम में भेजती है जहाँ पर किसी भी सर्वेंट का आना जाना मना होता है क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने अपनी मदर की बिलोंगिंग को संभाल कर रखा हुआ होता है। टैंक उस रूम में आकर इमोशनल हो जाती है। वो हर चीज को टच कर कर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रही होती है और अपने बच्चों के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को शेयर कर रही होती है। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे हुए एक फोटो पर पड़ती है जो उनकी फर्स्ट फैमिली फोटो होती है। वो उस फोटो को अपने सीने से लगा रही होती है। तभी लूसी अचानक से उस रूम में आकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये मेरे बड़े भाई का स्टडी रूम है और यहाँ पर हमारी चाइल्डहुड मेमोरी को सजाया गया है। उन्हें किसी का भी यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद वो टैंक के हाथों से फोटो लेकर बोलती है इस फोटो में ना मेरी मॉम है, उनकी डेथ हो गई थी 20 साल पहले। इस रूम में हमारी मॉम की यादें बसी हुई हैं।
जब भी हमें अपनी मोम की याद आती है ना तो हम लोग इस रूम में आ जाते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी मोम कैसी दिखती है। इस बात का हमेशा मुझे रिग्रेट रहेगा। टैंग मन में सोच रही होती है, अगर मैं इसे बता दूं कि मैं ही इसकी मोम हूँ तो शायद इसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं होगा। वो उसे लिटिल यू बोलकर उसके चिक्स को हाथ लगाने वाली होती है। उसी शौक होकर पूछने लग जाती है, आपने मुझे क्या कहा? इतने में लुयन भी चिल्लाते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, किसने तुम्हें इस रूम में आने दिया? हेड सर्वेंट बोलती है, मास्टर ये लेडी बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। मुझे इसके इंटेंशन पर ना शक हो रहा है। ये जरूर कुछ चुराने के लिए इस घर में आई होगी। टैंग बोलती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, बल्कि मुझे तो इस सर्वेंट ने यहाँ पर काम करने के लिए बोला था। लूसी बोलती है, भाई आप ये क्या बोल रहे हो? ये मेरी गेस्ट है, आप इसकी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। वैसे भी इन्हें इस जगह के बारे में नहीं पता है, तो हो सकता है कि ये गलती से इस रूम में आ गई हो। इसके बाद उसका भाई लूसी को ही सुनाने लग जाता है, तुम किसी अजनबी को हमारे रूम में कैसे लेकर आ सकती हो? क्या तुम में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? ये रूम हमारी प्राइवेसी है। लेकिन नहीं, तुम तो इस चालाक लड़की की बातों में आकर फूल बन गई हो। इसके बाद वो लूसी को अपनी तरफ खींचकर सर्वेंट को टैंक की तलाशी लेने के लिए बोलता है। उसने कुछ सामान तो नहीं चुरा लिया है ना? सर्वेंट उसकी तलाशी लेने लग जाती है। टैंक चिल्लाकर बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, मुझे जाने दो। सर्वेंट बोलती है, मेरे सामने ना ज्यादा होशियार मत बनो। जल्दी से जो सामान लिया है ना वो मुझे हैंड ओवर कर दो। लूचेन भी उनका शोर सुनकर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, ये रूम कोई प्लेग्राउंड नहीं है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? लूसी बोलती है, बड़े भाई छोटे भाई को लगता है कि टैंक ने कुछ चुराया है। टैंक के पीछे ही इस रूम में आ गई थी, मैं इनकी गारंटी लेती हूँ, इन्होंने ना कुछ भी नहीं चुराया है। क्या तुम इस घर के रूल्स को भूल गई हो? यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। लुयन बोलता है, बड़े भाई ये लड़की ना एक नंबर की झूठी है। के बाद लूचेन सर्वेंट को बोलता है, इसकी तलाशी लो, कहीं इसने यहाँ से कुछ चुराया तो नहीं है। तभी टैंक की पॉकेट से फैमिली फोटो नीचे गिर जाती है। वो उसको छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो फोटो सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि हमारी मोम की तरह लगने वाली लेडी के पास ये हमारी फैमिली फोटो कैसे आ गई। टैंक बोलती है, ये मेरी फोटो है और मेरे बच्चों की फोटो है। लुयन तो उस पर भड़कने लग जाता है, तुम ना अपनी बकवास बंद करो, सच सच बताओ तुम्हारे पास ये फोटो क्या कर रही है? लूसी बोलती है, बस करो छोटे भाई, क्या तुम इन्हें मारना चाहते हो? वो बोलता है, तुम कितनी ज्यादा इनोसेंट हो। ये लड़की पहले से ही हमारे घर में हमारी मोम की फोटो लेकर आई थी और अब हमारी मोम होने का दावा कर रही है, और फिर भी तुम ये बोल रही हो कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लूचेन चिल्लाकर बोलता है, बस करो। जिसके बाद लुयन टैंक का गला छोड़ देता है। जिसके बाद वो लूसी को बोलता है, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। उनके जाने के बाद लुयन बोलता है, बड़े भाई आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? ये लड़की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर यहाँ पर आई है, आपने देखा नहीं क्या? उसके पास उस फोटो की फेक कॉपी थी, वो यहाँ किसी खास इरादे से आई है। लूचन उसे शांत रहने के लिए बोलता है, तुम्हें याद है बचपन में तुम स्टूडियो से इस फोटो के 2 कॉपीज लेकर आए थे, तो मुझे लगा था कि इसकी एक कॉपी डैड के हाथ में लग गई थी। मैं इतना जानता हूँ कि डैड हमसे न्यू प्रोजेक्ट छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लुयन बोलता है, अच्छा तो मैं अब समझा, वो इस लड़की का यूज कर हमारे अडॉप्टेड डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मैं उस कमीनी को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर चेंग काई वहाँ पर आ जाता है, यानी कि टैंक का हस्बैंड। वो टैंक को देखकर शॉक हो जाता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन फिर सोचने लग जाता है, उसे मरे हुए तो 20 साल हो गए हैं ना, ये वो नहीं हो सकती। लूसी बोलती है, आप यहाँ पर क्यों आए हो डैड? लू फैमिली आपको यहाँ पर वेलकम नहीं करने वाली है। वो बोलता है, क्या बात है, अब तो तुमने अपनी मॉम के लवर का सरनेम भी लगा लिया है। तुम्हारा डैड मैं हूँ, भूल गई हो क्या? लूसी बोलती है, आप हमारे डैड होना डिजर्व ही नहीं करते। आपने हम लोगों को बेचने की कोशिश की है, इसलिए हमने आपको अपने दिल से निकाल दिया है। वो बोलता है, ये सब तो तुम्हारी मॉम के बैड लक की वजह से हुआ है। वो खुद तो तुम्हें छोड़कर चली गई, वैसे भी अब तुम काफी ज्यादा रिच हो गए हो। तभी लुयन वहाँ पर आ जाता है और अपने डैड का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरी मोम का नाम लेने का। लेकिन मिस्टर चैन तो उनकी मोम के बारे में बुरा भला बोलने लग जाता है। लूसी बोलती है, शर्म आनी चाहिए आपको, अगर हमें हमारे अडॉप्टेड डैड नहीं लेकर आते ना तो हम लोग भूखे ही मर जाते। वो बोलते हैं, हाँ तो क्या हुआ, आज तुम लोग सरनेम भी तो उसी कमीने लू का यूज कर रहे हो ना, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लू का नाम सुनकर टैंक तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है।
क्या उसने मेरे बच्चों को पाला पोसा है, और फिर वो उसे याद करने लग जाती है। वो दोनों टीनेजर्स थे ना, तो एक दूसरे को पसंद किया करते थे। वो दिल से लू को थैंक यू बोल रही होती है अपने बच्चों की इतनी ज्यादा केयर करने के लिए। लुयन तो अपने डैड से लड़ रहा होता है, आप उस टाइम कहाँ पर थे जब हम तीनों भाई बहन ठंड में जमकर मरने वाले थे। ये सुनकर टैंक गुस्से में फट जाती है और वो उसे मारते हुए बोलती है, तुम तो डैड के नाम पर धब्बा हो, जानवर से भी बदतर हो। तुम कभी एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए और ना ही एक अच्छे फादर। वो उसे मार मार कर लू मेंशन से बाहर निकाल देती है। उसका ये एग्रेसिव रूप देखकर मिस्टर चैन को तो 20 साल वाली अपनी वाइफ याद आने लग जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ लू चैन भी देख रहा होता है और सोचता है, क्या सच में तुम्हें हमारे डैड ने भेजा है या फिर ये तुम्हारी कोई ट्रिक है हमारा विश्वास जीतने के लिए। लूसी बोलती है, सिस्टर तुम कितनी ज्यादा स्ट्रोंग हो, तुमने उस कमीने को मारा, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। वो बोलती है, उसकी बातें सुनने के बाद ना मुझसे रहा ही नहीं गया और मुझे गुस्सा आ गया। वो बोलती है, सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कमीना इस पिटाई के लायक ही है। और अपने भाई से बोलती है, मैं एकदम सही कह रही हूँ ना। लुयन भी रूड होकर बोलने लग जाता है, हाँ अच्छा किया तुमने। लूसी टैंक को बोलती है, आज मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ स्टूडियो लेकर चलती हूँ। लू चैन अपने असिस्टेंट को उस फोटो की वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाता है। इसके बाद हमें मिस्टर चैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पैसों के लिए उन्होंने किसी नकचढ़ी अमीरजादी से शादी कर ली होती है। वो बोलती है, मैंने सुना है कि आज तुम लू मेंशन में गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा अपने बच्चों के लिए बाप वाला प्यार उमड़ रहा है। कैसे भी कर करना उस लैंड वाले नए प्रोजेक्ट को हैंडल करो, उसमें मेरे डैड ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो बोलता है, डार्लिंग तुम मुझ पर ब्लेम मत करो, मैं तो बस बातचीत करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे एक मेड मिली जो बिल्कुल मेरी पहली वाइफ की तरह ही दिखती है। उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा मैंने सच में कोई भूत देख लिया हो, इसलिए मैं उन लोगों से सही से बात भी नहीं कर पाया जिसके लिए मैं गया था। वो हंसते हुए बोलने लग जाती है, क्या आज भी तुम अपनी मरी हुई वाइफ की यादों में खोए हुए हो? तभी उसकी बेटी बोलती है, डैड मैंने सुना है लूसी किसी बड़े फैशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, क्यों ना हम उसको टारगेट करें। जिसके बाद वो लोग मिलकर उसके फैशन इवेंट को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ लूसी टैंक को लेकर अपने स्टूडियो में आ जाती है। टैंक उसके बनाए हुए डिजाइन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लूसी टैंक को एक मोबाइल फोन देती है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। लेकिन टैंक को तो आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। के बाद लूसी उसे फोन कैसे यूज करना है ये सिखा रही होती है। तभी एमी नाम की एक फेमस डिजाइनर उसके स्टूडियो में आ जाती है। लूसी टैंक को बोलती है, आप खुद से फोन को यूज करने का ट्राई करो। जिसके बाद वो एमी से मिलने के लिए चली जाती है। एमी उसे बताती है, मैं एशियन कंट्री में 18वीं सेंचुरी के रॉयल ब्रिटिश आउटफिट का एग्जीबिशन करना चाहती हूँ, मुझे किसी ने आपका नाम रिकमेंड किया है। एक्चुअली में ये सब कुछ मिस्टर चैन की बेटी लीवो ने किया होता है, ताकि लूसी इसमें कोई मिस्टेक करे और उसका पूरा करियर ही बर्बाद हो जाए। साथ ही साथ पूरी सिटी में लू फैमिली की रेपुटेशन भी खराब हो जाए। लूसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एमी उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती है। किसी भी रीजन से रॉयल आउटफिट खराब हो जाते हैं तो लूसी को ही उसके लिए कंपनसेशन देना होगा। लूसी बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, हमारा स्टूडियो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हम अपने काम में ना जरा भी लापरवाही नहीं करते हैं, मेरा पूरा स्टाफ बहुत ही ज्यादा समझदार है। एमी के वहाँ से जाने के बाद लूसी टैंक को रॉयल ब्रिटिश आउटफिट के एग्जीबिशन के बारे में बताती है। कॉन्ट्रैक्ट में 100 मिलियन लिखा होता है, जो देखकर टैंक तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। इतने सारे पैसे होते हैं, लेकिन मन ही मन वो अपनी बेटी को इतनी ऊंचाइयों पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लूसी उसे बोलती है, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो ना तो तुम मेरे साथ स्टूडियो में आ सकती हो। तभी उसके पास लू चैन की कॉल आती है। वो उसे बोलता है, तुम फ्री हो तो हमारी गेम देखने के लिए आ जाओ। लूसी उसे रॉयल एग्जीबिशन के बारे में बताती है। ये बात सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तुम आ जाओ, हम लोग साथ में डिनर कर सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों भाई बॉक्सिंग रिंग में होते हैं और एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। दो लड़कियां बातें कर रही होती है। लू फैमिली का यंग मास्टर कितना ज्यादा हैंडसम है, वो अपने यंगर ब्रदर को कंट्रोल में रखता है, वो उसको खुद पर हावी नहीं होने देता। ये सुनकर टैंक को बुरा लगता है और सोचती है, लू चैन तुम तो एक अच्छे और समझदार बच्चे थे, ये सब मेरी मिस्टेक है, तुम बिना मॉम के ऐसे बन गए हो।
तभी लू चैन अपने भाई को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। उसको ऐसे देखकर टैंग के मुंह से निकल जाता है, लिटिल इयन जरा देखकर तुम्हें लगी तो नहीं है। ये देखकर लूसी उसकी तरफ देखने लग जाती है और सोच रही होती है हमारी मोम भी बचपन में छोटे भाई को ऐसे ही बुलाती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बचपन में ये दोनों भाई एक टॉय के लिए लड़ रहे होते हैं। उनकी मोम उन्हें समझाती है लू चैन तुम ना बड़े हो, तुम्हें अपने छोटे भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और लुयन को समझाती है तुम्हें अपने बड़े भाई से कोई चीज छीननी नहीं चाहिए, तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है। प्रेजेंट में वो पूछती है क्या ये दोनों हमेशा ऐसे ही फाइट करते हैं। सूसी बताती है मोम की डेथ के बाद बड़े भाई ही हमारा ख्याल रखते थे, वो बहुत ही अच्छे फाइटर है। जब भी कोई मुझे या छोटे भाई को बुली करता है ना तो वो उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। उन्होंने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया है। ये सुनकर टैंग खुश हो जाती है। तभी लूसी के पास कॉल आती है, उसके स्टूडियो पर रॉयल आउटफिट्स आ चुके हैं स्टाइलिंग के लिए। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और टैंग को लेकर वापस स्टूडियो में आ जाती है। लेकिन टैंग उस ड्रेस को देखकर सोच रही होती है क्या सच में ये ड्रेस 100 मिलियन की है, कहीं किसी ने मेरी बेटी को धोखा देने की कोशिश तो नहीं की है। लूसी बोलती है ये ड्रेस ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसके लिए किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम इस ड्रेस को संभाल कर रख सकती हो? अगर ये ड्रेस जरा सी भी खराब हुई ना तो मुझे इसके लिए कई मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। टैंग उस ड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लुयन अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है जहाँ उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें इतनी जोर से क्यों मारा, तुम्हारा तो पूरा फेस ही जख्मी हो गया है। एक्चुअली में उसका फ्रेंड उसे लुचेन के खिलाफ भड़काने लग जाता है। जरूर तुम्हारे बड़े भाई को डर होगा कि फ्यूचर में इनहेरिटेंस के लिए तुम फाइट ना करो, इसलिए वो तुमको दबा कर रखना चाहता है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया है। लेकिन लू चेन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, वो अपने भाई को लाइफ के हर फेस में स्ट्रॉन्ग रहने का लेसन सिखाना चाहता था। लेकिन लुयन बोलता हाँ तुम सही कह रहे हो, इसलिए वो हर वक्त मुझे कंट्रोल करने का ट्राई करता है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वो बोलता है पहले तो तुम लोग ग्रुप के सारे एसेट्स को डिवाइड कर लो, उसके बाद तुम मजे से सारी लाइफ मौज मस्ती कर सकते हो। लुयन बोलता है ठीक बोल रहे हो, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन खड़े होकर वो उसके सर पर बोतल देकर मारता है। खबरदार अगर किसी ने मुझे मेरे बड़े भाई से अलग होने की एडवाइस दी तो वरना उसका हाल भी मैं ऐसा ही करूँगा। नेक्स्ट सीन में लुयन नशे की हालत में गिरते पड़ते हुए घर पर आ जाता है। लो फैमिली सब कुछ देख लेगी, हम उस कमीने चेंग काई को ना छोड़ेंगे नहीं। टैंग उसे बोलती है क्या तुम फिर से ड्रिंक कर आए हो, चलो मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना कर लेकर आती हूँ। वो बोलता है मुझे ना तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मालूम है तुम ना हमारे डैड से मिली हुई हो, उसी ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना। बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूछता है इतनी रात को तुम घर में इधर उधर क्यों घूम रही हो। टैंग मन में सोच रही होती है मैं इसे कैसे ठीक करूँ, इसे तो खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। हेड सर्वेंट चुप कर उनकी सारी बातें सुन रही होती है और उसके हाथ में कैंची भी होती है। टैंग लुयन के फेस पर लगी चोट पर हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ दूर करते हुए बोलता है मुझे टच मत करो, तुम मेरी मॉम नहीं हो। वो बोलती है सेकंड यंग मास्टर आप ना नशे में हैं, मैं आपको आपके रूम में छोड़ देती हूँ। वो बोलता है मुझे समझ आ गया, तुम मुझे जानबूझकर यहाँ से भेजना चाहती हो, इसका मतलब तुमने यहाँ पर कुछ छिपाया है। जिसके बाद वो ऊपर चला जाता है, वो भी उसके पीछे जाती है। वहाँ पर वो रॉयल ब्रिटिश ड्रेस देकर बोलता है तुम इस ड्रेस को मुझसे छुपा रही थी ना, तभी मुझे यहाँ पर आने से मना कर रही थी। लुयन उस ड्रेस को खराब कर देता है और उसके बाद उस ड्रेस को अपने हाथों में लेकर बोलता है मॉम मैंने भी आपके लिए एक न्यू ड्रेस खरीदी है, और खुद उस ड्रेस को पहनकर गोल गोल घूमने लग जाता है। टैंग उसके हाथों से ड्रेस लेने का ट्राई करती है पर वो नहीं देता। जिसके बाद वो लूसी को कॉल करने के लिए फोन निकालती है, लेकिन लुयन उसके हाथ से फोन छीन लेता है और बोलता है तुम किसको कॉल कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई बहन तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। वो बोलती है लुयन जिद मत करो, अच्छे बच्चे बन जाओ और मुझे ये ड्रेस वापस कर दो। वो बोलता है मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन की बात मानता हूँ और वो मुझे 20 साल पहले छोड़कर जा चुकी है। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की पर मैं
क्या करता, मैं एक यूजलेस हूँ, और बच्चों की तरह रोने लग जाता है। टैंक उसे बोलती है तुम्हारी मॉम तुम्हें देख रही होगी, तुमको एक हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए, क्या तुम थोड़े से भी समझदार नहीं बन सकते हो? लेकिन लुयन उसकी एक बात नहीं सुनता। तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? और वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसका सर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है, और लुयन भी नशे की वजह से वहीं पर बेहोश होकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी बहुत जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर टैंक की नींद खुल जाती है। वो बोलती है मेरी ड्रेस को किसने खराब किया है? वो टैंक से बोलती है सिस्टर ये सब क्या चल रहा है? जैसे ही टैंक उस ड्रेस के टुकड़े देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और बोलती है ये सब कुछ कैसे हो गया? लूसी टैंक को सुनाने लग जाती है मैंने आपको ड्रेस का ख्याल रखने के लिए कहा था, तो ऐसा कैसे हो गया? टैंक बताती है कल सेकंड यंग मास्टर ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर आए थे, उन्होंने ये ड्रेस पहन ली थी। वो बोलती है तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो बोलती है मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेकंड यंग मास्टर ने मेरे हाथों से फोन छीन लिया था। जिसके बाद वो लुयन को पकड़कर उठाने लग जाती है और बोलती है देखो जरा तुमने मेरी ड्रेस के साथ क्या कर दिया है। वो बोलता है तुम सुबह सुबह मेरे कान में क्यों चिल्ला रही हो, और मैंने ये रिडिकुलस ड्रेस क्यों पहना है? वो बोलती है तुम्हें मालूम भी है ये ड्रेस 18वीं सेंचुरी की रॉयल क्वीन की है और इसकी कॉस्ट 100 मिलियन की है, और ये तुम्हारे लिए एक रिडिकुलस है। लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर जाने लगता है। वो बोलती है मॉम ने क्या तुम्हें यही सिखाया था? सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैंने इस ड्रेस को बर्बाद किया है? मैंने तो बस इसे पहना था, तुम मुझ पर इसको बर्बाद करने का ब्लेम कैसे लगा सकती हो? वो बोलती है भाई तुम नशे में थे, तुमने नहीं किया तो किसने किया है? तुम ना बड़े भाई से बिल्कुल अलग हो। वो बोलता है लिटिल सिस्टर किसी पर ब्लेम करने से पहले अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर लो, देखो ये कट करने का निशान किसी ने जानबूझकर सीजर से किया है। वो बोलती है भाई तुम ना बहाने बनाना बंद करो। उन दोनों की लड़ाई झगड़े को देखकर टैंक फ्लोर से उठने लग जाती है। जैसे ही वो उठती है तो उसके पॉकेट से सीजर निकलकर नीचे गिर जाती है। लुयन बोलता है देखा अब सच्चाई खुद बाहर आ गई है। लूसी बोलती है सिस्टर आपने मेरी ड्रेस खराब की है, मैंने सोचा भी नहीं था आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। वो बोलती है मैंने ना कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन मानो, मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये सीजर मेरे पास कैसे आ गई। लुयन बोलता मुझे तो याद भी नहीं है कल रात मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे तो लगता है यही लेडी मुझे यहाँ पर लेकर आई होगी। लूसी के पास उसके बड़े भाई की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछ रहा होता है तुम्हारे रॉयल एग्जीबिशन की तैयारियां कैसी चल रही है? वैसे ना लू ग्रुप का यूके की एक बड़ी कंपनी के साथ टाई अप होने वाला है, तुम्हारा ये शो पूरे लू ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट ना सारी कंपनी पर पड़ने वाला है, इसलिए तुम ध्यान रखना कि कोई भी गलती ना हो। इसके बाद लूसी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लुयन उसे बोलता है लिटिल सिस्टर अब तुम्हें अपने ओवर काइंड वाले एटीट्यूड को चेंज करना होगा और थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हर कोई ट्रस्ट करने के लायक नहीं होता है। लूसी उस ड्रेस को उठाकर अपने स्टूडियो में जाने लगती है। टैंक भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी हेड सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है। लूसी उससे पूछने लग जाती है क्या कल रात आपने कोई शोर शराबा सुना था? वो बोलती है मैडम कल तो मैं अपने होम टाउन गई हुई थी, कल यहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद लूसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि टैंक ने ही ऐसा किया होगा। सर्वेंट तो उस ड्रेस को बर्बाद कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि लीमो ने उसे ऐसा करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए होते हैं। लीमो उस खराब ड्रेस की फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वो अपने डैड चेंग काइको को बोलती है अब लू फैमिली को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट ना उनके हाथ से निकल जाएंगे। उसका डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लूचन एक मीटिंग में होता है। तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए उसके पास आता है और बोलता है यूके की कंपनी ने हमारे साथ डील कैंसिल करके चेंग काइको की कंपनी के साथ कर ली है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो देखता है तो उसमें लुयन की फोटो होती है, जिसमें उसने रॉयल ड्रेस पहना हुआ होता है। ये देखकर उसे अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये लड़का सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन उससे समझ आ जाता है कि इसके पीछे चेंग काइको ही है। इसके बाद वो घर आकर अपने छोटे भाई पर ठंडा पानी डाल देता है और उसे बोलता है लू ग्रुप को बर्बाद कर तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो? वो बोलता है ब्रदर मैंने कब लू ग्रुप को बर्बाद किया? वो उसे फोटो निकाल कर दिखा देता है।
वो बोलता है भाई मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, वैसे भी इस ड्रेस को ना जला देना चाहिए ताकि ये ड्रेस जिस क्वीन का है ना उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। लू चेन तो उस पर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है भाई पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये फोटो आई कहाँ से है, इसे क्लिक किसने किया है। जिसके बाद वो टेंग के फोन को मांगता है। बेचारी भोली भाली टेंग उसे फोन दे देती है जिसमें सर्वेंट ने उसके फोन से फोटो क्लिक कर चेंग काइको को सेंड की होती है। टेंग बार बार बोल रही होती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो ये फोन ठीक से चलाना भी नहीं आता है। इतने में ही लू चेन का असिस्टेंट फैमिली फोटो की एनालिस्ट रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है बॉस ये फोटोज अभी 14 डेज पहले बनी हैं। लू यान बोलता है इसका मतलब ये लेडी इस गहरी साजिश के लिए हमारे घर पर आई थी और वो चेंकाई से मिली हुई है। वो बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन करो, पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। सभी लोग उसे घर से निकाल देते हैं। वो बारिश में भीग रही होती है और सोचती है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं एक माँ अपने बच्चे को कोई नुकसान कैसे पहुँचा सकती है। लूसी अपने स्टूडियो में उसी फैमिली फोटो को देख रही होती है और सोचती है मुझे ये फोटो कहीं से भी फेक नहीं लगता, हो सकता है ये असली हो। तभी टैंक पानी में भीगते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लूसी की ड्रेस को ठीक करने के लिए कुछ चीजें लेकर आई होती है। वो बोलती है मैंने बाहर से तुम्हारे स्टूडियो की लाइट को ऑन देखा तो यहाँ पर तुमको सामान देने के लिए आई हूँ। लूसी बोलती है अभी आप कुछ मत बोलो, अभी आप पूरी तरीके से भीगी हुई हो, पहले कपड़े चेंज कर लो वरना आपको ठंड लग जाएगी। उसके बाद वो उसके बालों को ड्राई करते हुए बोल रही होती है मैं समझ सकती हूँ अभी जो आप फील कर रही हो, जब मैं बच्ची थी ना तो विलेज में कुछ बच्चों ने मुझ पर चोरी का नाम लगाया था और किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था, सिर्फ मेरी मोम को मुझ पर ट्रस्ट था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी बचपन में बोल रही होती है मैंने चोरी नहीं की है। टैंग उसे चुप कराते हुए बोलती है मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी नहीं चुराया है, वो लोग तुम्हें जानते नहीं है ना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम जानती है मेरी लिटिल यू बहुत ही अच्छी इंसान है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। ये सब सुनकर टैंग तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है मैं लूसी को बता दूं, लेकिन फिर वो रुक जाती है। अभी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, पहले मुझे अपने बच्चों के सामने अच्छा बनना होगा। ये लोग मुझे चेंग काइको के साथ मिला हुआ समझ रहे हैं। लूसी बोलती है हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम अभी भी मिलकर इस ड्रेस को ठीक कर सकते हैं। लूसी बोलती है ये ड्रेस ना एक स्पेशल फैब्रिक से बनी है, इसे ठीक करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो हमें इसे और ज्यादा खराब करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर टैंग उसे एक बार और ड्रेस को ठीक करने के लिए मोटिवेट करती है और खुद ही ड्रेस को ठीक करने के लिए बैठ जाती है। तभी टैंग के हाथ में नीडल चुभ जाती है। लूसी उसे देखने के लिए उसका हाथ अपनी तरफ खींच लेती है। तभी उसकी नजर उसके हाथ के बर्थ मार्क पर पड़ती है जिसे देखकर वो हर उस मोमेंट को याद करने लग जाती है जब जब उसे टैंग की अपनी मोम होने की वाइब आती है। वो उसे बोलती है मोम ये आप ही हो ना। टैंग बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ लगाकर बोलती है हाँ लिटिल यू। लूसी तो उसे हक कर रोने लग जाती है। मॉम मैंने ना आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया, क्या आप 20 साल पहले मरी नहीं थी या फिर आप टाइम ट्रेवल कर यहाँ पर आई हो जैसे कि नोवेल्स और मूवीज में होता है। टैंग बोलती है मैं ये सब तो नहीं जानती हूँ, पर जब मैं उठी ना तो मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा। ये सुनकर लूसी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है हमें ये गुड न्यूज अपने बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर को भी बता देनी चाहिए, उन दोनों स्टूपिड्स को तो पता भी नहीं होगा आप हमारी मॉम हो, जब उन्हें पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। टैंग मना कर देती है अभी तुम्हारे भाई हमारी इस बात पर यकीन नहीं करने वाले हैं, सही टाइम आने पर हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। तभी लूसी के पास उसके अडॉप्टेड डैड लू की कॉल आती है। वो उसे पूछते हैं मैंने सुना है तुम्हारे एग्जीबिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि अब क्लियर हो गई है। नेक्स्ट सीन में लू चेन ऑफिस में होता है। तभी उससे मिलने के लिए मिस्टर लू आ जाते हैं। वो तो अचानक से उन्हें देखकर शौक हो जाता है। गॉडफादर आप अब्रोड से वापस कब आए और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, मैं आपको एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आता ना। वो बोलते हैं मैंने सुना है चेंग काइको तुम्हें बिजनेस में कॉम्पीट कर रहा है, मेरे होते हुए कोई तुम्हें टक्कर नहीं दे सकता है। लू चेन बोलता है गॉडफादर आपको ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। मिस्टर लू बोलते हैं तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या जो मैं चेंग काइको से लड़ नहीं सकता हूँ। लू चेन तो हंसने लग जाता है और बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हैं, पर आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
सब कुछ ठीक चल रहा है और वो उन्हें टैंक के बारे में भी बता देता है। सीन कट होता है। इसके बाद हमें रॉयल एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंग काई को और उसकी बेटी हंस रहे होते हैं। आज तो लू फैमिली का मजाक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वहाँ के सभी गेस्ट भी बातें कर रहे होते हैं। ड्रेस की कॉस्ट ना पूरे 100 मिलियन की है। अगर लूसी ने उनके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो रॉयल फैमिली उनसे नाराज हो जाएगी। लीमो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। कितना मजा आएगा ना जब लू फैमिली की इंसल्ट होगी। अभी गेस्ट वहाँ पर ड्रेस की खराब होने की बातें कर रहे होते हैं। तभी लूसी टैंक के साथ वहाँ पर आ जाती है। टैंक को देखकर सभी लोग पूछ रहे होते हैं ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। लूसी बोलती है ये मेरी कजन है जो अभी रिसेंटली अब्रोड से वापस आई है। और लूसी चेंग काई को और उसकी बेटी को बोल रही होती है तुमने ही हमारी ड्रेस खराब की है। लीमो बोलती है कुछ भी बकवास मत करो, तुम बिना प्रूफ के ना हमें ब्लेम नहीं कर सकती हो। लूसी बोलती है वो तो ठीक है, एंड तक इंतजार करो, रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। चेंग काई को बोलता है लू फैमिली ना बर्बाद होने वाली है। बेटा तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मुझे अपना डेट एक्सेप्ट कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में कोई भी छोटी मोटी डायरेक्टर की पोस्ट दे दूंगा। इसके बाद वो टैंक की इंसल्ट करता है। ये तो वही लेडी है ना जिसने उस टाइम मुझे मारा था, मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा अगर तुम मेरे पैर पकड़कर माफी मांगोगी। टैंक गुस्से में बोलती है तुम एक गैम्बलर हो, तुमने अपने बच्चे को बेचने की कोशिश की है और तुम्हारी वजह से तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई थी और तुम यहाँ सबके सामने क्या बकवास कर रहे हो। लू फैमिली को तुम्हारी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। तभी एमी वहाँ पर आ जाती है। लीमो एमी के पास आकर बोलती है अच्छा हुआ आप सही टाइम पर यहाँ पर आ गई। लू फैमिली के लोग कितने ज्यादा बेशर्म हैं। एक तो इन्होंने आपकी ड्रेस को खराब कर दिया और ऊपर से मुझे ब्लेम कर रही है, तो क्या आपको इनसे अपनी ड्रेस का कंपनसेशन अमाउंट नहीं लेना चाहिए। तभी लूसी और टैंक उस ड्रेस को दिखा देते हैं जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो ड्रेस पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होती है। एमी बोलती है कौन है वो फेमस डिजाइनर जिसने इस ड्रेस को इतना ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। लूसी टैंक का नाम लेती है। एमी बोलती है इसका मतलब जो फोटोज मेरे पास आई थी वो सब फेक है। वो बोलती है नहीं वो फोटोज असली है, किसी ने इंटेंशनली हमारी ड्रेस को खराब कर दिया था पर मेरी टैलेंटेड कजन टैंक ने उसे फिर से ठीक कर दिया, एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मास्टरपीस बना दिया। वो बोलती है लेकिन मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड नहीं दे सकती, हो सकता है तुम्हें फैसिलिटी भी पे करनी पड़े हमारे ब्रिटिश एग्रीमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। तभी लूशियन वहाँ पर किसी को लेकर आया होता है और बताता है ये मेरे डैड के फ्रेंड है जो ब्रिटिश एम्बेसी के हेड है। वो बंदा ड्रेस को चेक कर बोलता है इस डिजाइनर ने तो इस ड्रेस को पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दिया है और इस पर डैमेज का कोई भी निशान नहीं है, इसलिए तुम्हें पेनल्टी फी पे करनी नहीं पड़ेगी, इवन हम तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड देंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लू चैन अपनी बहन से टैंक के बारे में पूछने लग जाता है ये लेडी यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने तुम्हें इसके साथ रहने से मना किया था ना। वो बोलती है भाई ये ना हमारी मोम है। एमी टैंक से डिजाइन के बारे में बातें करने लग जाती है। सुनकर लू चैन को जोर का झटका लगता है और वो लूसी का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। उसे बोलता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या, हमारी मोम को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं और अगर वो जिंदा होती भी ना तो बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं दिखती और इस लड़की ने चेंग काइको के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश की है। लूसी बोलती है भाई आप मेरी बात पर यकीन करो, इस लड़की के हाथ पर भी सेम वैसा ही निशान है जैसा हमारी मोम के हाथ पर था और इसे तो हमारे बचपन की सारी बातें भी याद है, यानी कि यही हमारी मोम है। लूचैन बोलते ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलती है भाई ऐसा हो सकता है, वो टाइम ट्रेवल कर यहाँ तक आ गई हैं। अगर वो चेंग काइको से मिली हुई होती तो आज वो हमारा साथ न देती। ये सुनकर लूचैन सोचने लग जाता है कहीं ये सच में हमारी मोम तो नहीं है। इसके बाद ये दोनों माँ बेटी एग्जीबिशन के बाद घर वापस आ रही होती है। मिस्टर लू से मिलने के लिए आए होते हैं। वो जैसे ही टैंक की ओर देखते हैं तो उसे देखते ही रह जाते हैं और अपनी जवानी के दिनों को याद करने लग जाता है जब वो टैंक के साथ साइकिल पर घूमा करता था और टैंक भी उन्हें देखकर स्माइल कर रही होती है। मिस्टर लू उससे पूछने लग जाते हैं क्या सच में ये तुम ही हो। उससे पूछती है तुम कैसे हो। लुयन उन दोनों को साथ में देख लेता है, सोच रहा होता है गॉडफादर इतनी जल्दी इसके झांसे में कैसे आ गए। मिस्टर लू उसे उसकी फेवरेट टी ऑफर करता है। वो बोलती इतने सालों के बाद भी तुम्हें मेरी फेवरेट टी याद है। वो बोलता मुझे तुम्हारी हर एक कही हुई बातें याद है।
है। वहीं दूसरी तरफ चेंग काइको की रिच वाइफ उसे अपने डैड के पैसों की धमकी देती है। मेरे डैड ने इस प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा पैसे लगाए हैं और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम तो एकदम यूजलेस आदमी हो। चेंग काइको किले में बैठकर टेंग के बारे में सोच रहा होता है। वो लड़की कौन है? कहीं वो मेरी एक्स वाइफ तो नहीं है ना? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने मर गई थी। हो सकता है कि वो जैसी हम शक्ल हो या फिर मेरी वाइफ का रीबर्थ हो सकता है। कुछ भी करके मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। दूसरी तरफ लू यन बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हेडमेड उसे बोलने लग जाती है, ये लेडी हमसे हमारे गॉडफादर को भी छीनना चाहती है। इसे तो घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। ये सारी गलती ना लूसी मैडम से हुई है। उनकी वजह से वो लेडी हमारे घर में आई है। मैंने उस लड़की को ना मिस्टर लू के साथ देखा था। पता नहीं उस विलेजर लड़की ने बॉस पर क्या जादू कर दिया है। इसके बाद मिस्टर लू टेंग के साथ वहाँ पर आ जाता है और लुयन को डांटने लग जाता है, तुम सारे दिन नशे में रहते हो। इतनी ज्यादा ड्रिंक ना तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लुयन तो टेंग के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जो देखकर मिस्टर लू से झापट लगा देते हैं। टेंग को अपने बेटे की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उसके लिए हैंगओवर सूप बनाकर लेकर आती है, पर वो तो उल्टा उसे ही सुनाने लग जाता है। जिसके बाद वो सैड होकर बैठ जाती है। मिस्टर लू भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। वो लुयन के बिहेवियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही होती हैं। मिस्टर लू बोलते, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब मेरी मिस्टेक है। मैं बस पैसे कमाने में लगा रहा, मैंने ही बच्चों की परवरिश पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। टैंग बोलती, ऐसा मत बोलो, मैं तो हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुमने मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभाला है और उन्हें प्यार दिया है। मिस्टर लू बोलते, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहता था। नेक्स्ट डे टैंग मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसका कमीना हस्बैंड उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और बोलता है, तुम मुझे एक फाइल ला कर दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगा। टैंग अपने बच्चों का सोचकर उसकी बात मान जाती है। वो उसे लू चेन के रूम में से फाइल लेकर आने को बोलता है। उसे फाइल लाकर दे देती है और लू यन उसकी फोटो चेंग काइको के साथ क्लिक कर लेता है। जिसके बाद लू चेन को जो डील मिलने वाली होती है वो चेंग काइको को मिल जाती है। लू चेन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। चेंग काइको के पास वो डिटेल कैसे चली गई जो कि सिर्फ मेरे पास थी। उसके पास कॉल आती है कि गॉडफादर की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। इसके बाद वो भागते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है। लू चेन उन्हें बताता है, हमारे हाथ से ना इम्पोर्टेंट डील चली गई है, जरूर हमारी इन्फॉर्मेशन को किसी ने लीक किया है। मिस्टर लू बोलते, तुम तीनों भाई बहन ना बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तुमने ये सबसे ज्यादा हार्ड टाइम देखा है, इसलिए मैं तुम पर ट्रस्ट कर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। टैंग तुम्हारी रियल मॉम है। मिस्टर लू की बातों को सुनने के बाद लू चैन अपनी सारी मेमोरीज को रिकॉल करने लग जाता है। क्या सच में ये मेरी मॉम है? तभी वहाँ पर लुयन गुस्से में आ जाता है। वो सभी को टेंग की फोटो दिखाता है जिसमें वो चेंग काइको को फाइल दे रही होती है। ये देखकर लू चैन फिर से सोच में पड़ जाता है, अगर वो मेरी मॉम है तो वो इस कमीने का साथ क्यों दे रही है। मिस्टर लू चिल्लाकर बोलते हैं, तुम मानो या ना मानो यही तुम्हारी मॉम है, तुम्हें इनके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। लुयन तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, मैं तुम लोगों की बेवकूफी पर विश्वास नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, पर लुयन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये सब लोग इतने ज्यादा पागल कैसे हो सकते हैं जो एक स्टूपिड फ्रॉड लड़की को मॉम समझ रहे हैं। हेड सर्वेंट उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। के बाद लुयन उसे कॉल कर बोलता है, आप कल मॉर्निंग में मेरे साथ वॉक पर चलोगी। के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों को वॉक करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग वॉक करते हुए बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। लू चैन को पता चलता है उनके घर की हेड सर्वेंट जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, उसी ने टैंग की मेडिसिन को चेंज कर दिया था। साथ ही लू चैन को ये भी पता चल जाता है कि चेंग काइको ने कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए शेयर मार्केट में कुछ झोल किया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देता है। कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल हो जाने की वजह से वो टैन को हॉस्पिटल से किडनैप कर लेता है और बोलता है, अब से तुम्हारी छुट्टी के दिन खत्म हो गए, तुमने कुछ ज्यादा ही मजे ले लिए हैं। लुयन उनकी लोकेशन पर पहुंचकर उन लोगों की बातें सुन लेता है। जाकर उसे यकीन होता है कि ये उसकी रियल मॉम है, लेकिन तभी उसके सर पर कोई पीछे से अटैक कर देता है। टैंग उसे बोलती है, तुम्हें जो करना है ना मेरे साथ कर लो, पर मेरे बेटे के साथ कुछ भी मत करो। लुयन पूछता है, क्या सच में आप मेरी बायोलॉजिकल मॉम है? टैंग काई को बोलता है, तुम बड़े स्टूपिड हो, तुम्हें हर चीज ना बड़ी
देर में समझ आती है। गुस्सा निकालने के लिए वो लुयन पर अटैक करने लग जाता है तो वो बेहोश हो जाता है। टेंग चिल्लाकर रो रही होती है, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तभी मिस्टर लूज आकर उसे बचा लेते हैं। चेंग काई को उसे बोलता है, अगर तुम इन दोनों को यहाँ से सही सलामत लेकर जाना चाहते हो ना तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मिस्टर लू भी बिना सोचे समझे पेपर्स पर साइन कर देते हैं। सब इल्यूशन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपने गॉडफादर से डॉक्यूमेंट छीन लेता है चक्कर में, जिसके बाद चेंग काई को गॉडफादर पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो सभी लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। लुयन बोलता है, ये सब ना मेरी गलती है। लू तीनों बच्चों को अपने रूम में बुलाकर बोलता है, अब मेरी जाने का टाइम हो गया है, तुम लोग आज के बाद अपनी मोम के साथ अच्छे से बिहेव करना। ये बोलकर मिस्टर लू इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टैंग अपने तीनों बच्चों के साथ उसकी ग्रेव पर फ्लावर रख रही होती है। लुयन नील डाउन होकर अपनी मोम से माफी मांगता है और साथ ही वो अपने गॉडफादर से वादा करता है कि मैं अपनी मोम का अच्छे से ध्यान रखूंगा। लू चैन अपने डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देता है और चेंग काइको को जिंदगी भर की जेल हो जाती है। इसके बाद टैंग अपने तीनों बच्चों के साथ फैमिली फोटो क्लिक करवाती है। तब वो मिरर के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी चेंज कर रही होती है, तभी उसे फिर से मिस्टर लू की आवाज आती है। एक्चुअली में इस बार मिस्टर लू टाइम ट्रेवल कर उसके पास आ गए होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।